डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि अब फैसला लेना पड़ेगा। लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला है आगाही का। उसमें ये होता है कि उनको नहीं पता ये है क्या। मैंने काफ़ी जल्दी ड्राइविंग सीख ली थी और रेसिंग की तरफ में आना चाह रही थी। मेरा हर लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। दिन का करते हैं आगाज एक बहुत ही अनोखी खबर के साथ। भाई आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। बिल्कुल, किसने नहीं सुना। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि 11 मुल्कों की पुलिस नहीं है, बस अमेरिका की एक रियासत है, उसकी पुलिस है और उसकी पुलिस ढूंढ रही है किसी को। किसको? भाई वो जिसको ढूंढ रही है उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए अब नामुमकिन बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है? मैं भी इंक्विजिटिव हूं। अच्छा, वो है नहीं, वो हैं। और अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना की पुलिस एक दो नहीं 43 बंदरों को ढूंढ रही है। वो एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में थे, उन पे तहकीक हो रही थी और उन पे रिसर्च हो रही थी। यानी कि इससे मुझे वो हॉलीवुड की एक और फिल्म है प्लेनेट ऑफ द एप्स, वो याद आ गई। हाँ, जिसमें वो एक तहकीकी मरकज में बंदर होते हैं, वो भाग जाते हैं और उसके बाद फिर वो दुनिया पे हुक्मरानी करने। सोचो बंदर दुनिया पे हुक्मरानी। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। आपके दिमाग में ये तो नहीं हो रहा कि शो में जो है वो हमारी जगह दो बैठे होंगे? बाय द वे इंसान भी एक जानवर है, लेकिन डार्विन मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं ब्रेक में बताऊंगी। ओके, कुछ चीजों के लिए खामोशी करनी पड़ती है। तो भाई अब हुआ यह है कि क्या दुनिया, अब सवाल ये कि खतरे में है? ऐसा नहीं है कि दुनिया खतरे में है। 43 में से 22 बंदर जो है वो पुलिस के हाथ आ भी गए हैं। बाकी 11 बंदरों के लिए 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, साउथ कैरोलिना की पुलिस जो है वो तलाश में लगी हुई है कि उनको कब ढूंढे और मिल जाए उनको वो बंदर। हाँ, मिल जाए, प्लेनेट ऑफ द एप्स वाली चीज ना हो जाए। इसी के साथ नजर डालेंगे बड़ी खबर पे। भारतीय इनकार पर पीसीबी का सख्त इक़दाम। भारतीय अदम शिरकत पर आईसीसी को ईमेल में वजूहात से आगाह किए जाने का मुतालबा कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय बोर्ड के इनकार के बाद हुकूमत का तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। क्या इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल होने वाला है? प्रोग्राम में होगी बात। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का चैलेंज। बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी खिताब। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त। चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को $6.8 ट्रिलियन सरकार हैं। डोनर ममालिक वादे पूरे कीजिए। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को व्हाइट लिस्ट करने का फैसला। पाकिस्तान में सिर्फ 5 माह के दौरान वीपीएन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच गई। साइबर थ्रेट में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन अहम मसला। हुकूमती फैसले से आईटी इंडस्ट्री पर क्या असरात होंगे? प्रोग्राम में बात करेंगे। और पुरखतर रास्तों पर महारत का इम्तिहान। मर्दों के साथ खवातीन भी आगे। नवी थल जीप रैली में मर्दों में आसिफ फजल चौधरी ने मैदान मार लिया और खवातीन में दीना पटेल पहली पोजीशन अपने नाम करने में कामयाब। एडवेंचर स्पोर्ट्स में खवातीन कैसे खुद का लोहा मनवा रही हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। और वो आपने सुना तो होगा, पाकिस्तान की बहुत मशहूर फिल्म है पंजाब नहीं जाऊंगी जी। वो इन दिनों मुझे लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वो फिल्म देख ली है और अब वो पुरजोर एक नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब भारतीय क्रिकेट टीम ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने से, लेकिन इस पे पाकिस्तान ने एक्शन भी ले लिया है जी। पीसीबी ने वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस को मद्देनजर रख के आईसीसी को खत लिख दिया है और भारतीय रवैये पर सवाल भी उठाया है। खत के मतन में लिखा गया है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाएं। खत में ये भी लिखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और उन्होंने ये भी कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। अब भारत ना आना चाहे तो उसके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी एक और अच्छी चाल मौजूद है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हल ना हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी माली नुकसान की जद में आएगी। एब्सोल्युटली। अब भारत को 2025 से 2031 तक 4 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करनी है।
पाकिस्तान का उन इवेंट्स से दस्तबरदार होना ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होगा। हमने कल आपको बताया था कि जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो रेवेन्यू जनरेशन हुई थी वो $25 मिलियन हुई थी सिर्फ एक मैच की, और बाकी पूरे वर्ल्ड कप से इंक्लूडिंग द फाइनल $17 मिलियन सिर्फ कमाई हुई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बताएं यार, खेल सर्द जंग में तब्दील हो गया है, सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। पीसीबी ने आईसीसी को जो ख़त लिखा है वो बड़ा सख्ती के साथ लिखा गया है, उसमें सख्त यकीन दहानी भी करवाई गई है, मौक़िफ़ भी उसूली तौर पर बयान किया गया है। कि क्या कमेंट करेंगे, क्या कहा है उन्होंने? देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक अगर स्टांस की बात करें तो एक अल्फाज फिर मैं यूज कर रहा हूँ रिजिड करके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से रिजिड है और रिजिड रहना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको देखें हटदर्मी जो सी भारत की, वो आपको पता है आज से नहीं है। आपने आइसोलेशन में पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान क्रिकेट को रखने की। जब PSL आपको पता है स्टार्ट हो रहा था तब भी बहुत से हथकंडे अपनाए गए थे पूरी दुनिया के अंदर। लेजेंड्स लीग के नाम पे आपने स्टार्ट कर दी ताकि उसको डिस्टर्ब करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके सामने जो फ्रूट वो देता रहा है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की। न्यूजीलैंड वाला आपको मामला याद हो, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलने पिंडी में आई हुई थी तो जो ईमेल के जाके जो तारें जुड़ी थी वो भी जाके इंडिया से ही जुड़ी थी, जहां पर उनको एक थ्रेट ईमेल की गई थी कि पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं तो आप इसको मुल्क को छोड़ के चले जाएं। तो उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि वो वापस बेचारे सॉरी करके वापस खेलने आए थे। तो ये चीजें को पुरानी नहीं है। आईसीसी का थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूँ कि इशू जो मुझे भी नजर आता है कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीसी बिल्कुल खामोश रहता है। बायसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। भाई आप एक क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी हो, आप बेसिकली हेड कर रहे हो क्रिकेट बोर्ड्स को। पाकिस्तान के बगैर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि आप क्रिकेट खेलोगे। मसला इंडिया को है, पाकिस्तान को नहीं है। पूरी दुनिया क्रिकेट की बात करूं, टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं। याद रखें, जब भी बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है तो खाली क्रिकेट को नहीं देखा जाता, उस साल 2 टेन्योर के अंदर देखा जाता है कितने मेजर इवेंट्स पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं। आप ITF की बात कर लें, आप MMA फाइटर्स की बात कर लें, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा अलॉट कर दिया गया है। तो क्या वो सुपरस्टार नहीं है? ये कोई आसमान से उतरे हुए? अब उसमें अवेस एग्जैक्टली आपकी ये जो बात थी वो एक कल आई वाज वाचिंग वन ऑफ द शोज, और उसमें विक्रांत गुप्ता जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जी ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो जाए या स्क्रैबल चैंपियन हो जाए इंडिया के, उनको कौन जानता है। तो इसको एक तो कमर्शियल वैल्यू से इंडिया देख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ज़रा हम रियलिटी चेक भी ले लेते हैं। अवेस, PCB ने कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। PCB कह रहा है कि वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उस पर क्या हम पे सैंक्शंस, पाबंदियां लग सकती हैं? क्या हमारा जो हम रेवेन्यू लॉस के लिए तैयार हैं, इतने बड़े लॉस के लिए तैयार हैं? PCB का कोई प्लान B है? देखिए, ये बात जो आपने की है ऑब्वियसली 100% बात है। यहाँ पर अगर आप बैकअप थोड़ा सा प्लान पे चले जाएं तो आप देखते हैं रेवेन्यू का। इंडिया का मसला ये, इंडिया की मार्केट ऑब्वियसली बड़ी है। 50 to 60% आपको पता है क्रिकेट को वो ओन करता है। जितना उनका ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें, सारे मामलात हैं। स्पॉन्सर्स यहाँ तक धमकी, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे आईसीसी को बात करें, वो धमकी दे चुके हुए हैं स्पॉन्सर्स। बाकायदा ये ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया क्लैश नहीं होता तो हम बैकआउट करेंगे। तो समझे कि कितना लॉस आईसीसी को भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो होगा, BCCI को भी कितना लॉस होगा। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि अब फैसला लेना पड़ेगा। आपने पहले भी एक लचक दिखाई कि आपने अपनी टीम पाकिस्तान ने भिजवाई थी वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि आईसीसी का इवेंट ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है, आपने खेलने वहां पर जाना है, रेवेन्यू भी है, सारे मामलात हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इस दफा गवर्नमेंट स्टेप इन हुई है, जिन्होंने एक पूरा एक फैसला यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलने आता तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जितने मेजर टूर्नामेंट्स हैं वो इंडिया में ही होने। आपको पता है, इसके बाद चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, फीमेल वर्ल्ड कप की बात करें, सारे के सारे 3 से 4 बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया में होने हैं। तो ये छोटा स्टांस नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को अवेस, अब इसका एक और चीज़, एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, हम चाहेंगे इसको मैं डिस्कस ज़रूर करूँ, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस बना के जी एक तो कहा जाता है कि जी हम नहीं आ रहे फला ढिमका हमारी हुकूमत, क्योंकि वो क्लॉज है ना एक, और उस क्लॉज में ये है कि अगर हुकूमत इजाज़त नहीं की तो हम नहीं आएंगे। हुकूमत कहती है सिक्योरिटी मसला, हम नहीं आएंगे। ये और बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग विक्रांत, इंक्लूडिंग चंद्रेश, ये सब कह रहे हैं कि जी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ने भी कहा है कि हम नहीं जाना चाहते, हमें सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का इशू उस वक्त रिजवान को नहीं होना चाहिए था ज़्यादा, जिस वक्त वो आउट होके जा रहे थे आपके गुजरात वाले स्टेडियम में,
और उन पे जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही थी, शुक्र है वो लोहे का जंगला था बीच में पवेलियन जाने के लिए, वरना तो लोग उन पे पिल पड़ते। तो हम जाके एक एक्सट्रीमिस्ट क्राउड में जाके खेल सकते हैं। जिस तरह की वहाँ हरकतें हुई, वहाँ पे आईसीसी ने अपनी आंख बंद करके रखी, उनको डीमेरिट पॉइंट नहीं दिया, लेकिन उनको यहाँ आने का बहुत मसला है। हालांकि विक्रांत खुद कहते हैं कि जी मैं 2004-2006 में आया, बड़ी मोहब्बत मिली। वीरेंद्र सहवाग खुद कहते हैं कि जी मैं आया, मुझे पैसे नहीं ले रहे थे मुझसे। हरभजन सिंह खुद कहते हैं, जो कहीं कहते हैं कि हम नहीं आ रहे, वो खुद कहते हैं कि जी वो मैं आया था और मैंने सूट लिए तो मुझसे कोई पैसे नहीं ले रहा। सिक्योरिटी का मसला हमें होना चाहिए था ना। देखिए आरएसएस आइडियोलॉजी है ना, अगर थोड़ा सा ये जो आपने पूरी बात की, अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाऊं, साउथ अफ्रीका आपको याद है वहां पर खेलने गई थी, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बाहर से बोतलें पड़ी थी, तब भी फील्ड नहीं छोड़ी, आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया में आपको याद है मुंबई में जो बॉम्बिंग्स हुई थी, इंग्लैंड टीम वहां पर मौजूद थी, इंग्लैंड टीम अपना टूर मंसूख करके वापस जाती है, वापस आती है खेलने के लिए, आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई क्रिकेट उनकी बंद नहीं की। आइसोलेशन से सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने सफर किया है। आप कहते हो जब आइसोलेशन की बात आती है तो उसका करारा जवाब भी हमने दिया था। टी20 वर्ल्ड कप भी जीता 2009 का, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी इनको जीत के दी। तब कहते हैं ना जब टॉप लाइन पे टीम एक मौजूद हो, हर टीम कम्पीट करना चाहती है। मसला आईसीसी का है। फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है इंडिया वाला मामला, आईसीसी क्यों चुप है? आईसीसी को कहीं ना कहीं इस चीज पे तो अब स्टेप इन करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान ने उनको लिखा है उसका जवाब का इस वक्त आईसीसी को भी इंतजार होगा कि वो पॉइंट्स जो उनसे वो लिख के भेजें कि मसला क्या है पाकिस्तान में आने में। आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, आपके जो बिग 3 की अगर मैं बात करूं, जो एक कॉन्सेप्ट आपको पता है चल रहा था कहीं ना कहीं, आज भी मुझे बैक एंड पे नजर आता है, वो आपके बिग 2 तो यहाँ पर आके रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे। इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वो रेगुलर खेल रहे हैं। मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर का आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ पर एक इवेंट था इस्लामाबाद में, जब पाकिस्तान टीम यहाँ पर आई हुई थी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जब बात हुई, उन्होंने ये बात मैं अपनी बता रहा हूँ कि उन्होंने लिटरली ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं है, वी आर एंजॉयिंग इट, आवर प्लेयर्स आर एंजॉयिंग। प्लेयर्स ने यहाँ तक कहा कि वी आर एंजॉयिंग इट। आपको याद हो ये बहुत से प्लेयर्स बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी बात कर चुके हैं। इंडिया के अंदर आपको याद हो अभी वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान टीम वहां पर मौजूद थी, वहां पर कुछ शायकीन थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो पुलिस उनको उठा के ले गई थी। यहाँ पर अभी जो चैंपियंस एक अपना कप हो रहा था, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, वहां पर आपने देखा होगा विराट कोहली की किसी ने शर्ट पहनी हुई थी, सबने उसको अप्रिशिएट किया, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। तो ये जो आइडियोलॉजी आरएसएस की है, कहीं ना कहीं आपको इसको खत्म करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो चीज है, आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर होके गया, उसको तो किसी जान का खतरा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मसला उसको होना चाहिए था, वो आराम सुकून से यहाँ पर रहा है, यहाँ से जाके उसने अप्रिसिएशन भी दी है कि भाई पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटैलिटी वैसे सॉरी टू कट यू ऑफ, टाइम की कमी है, मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी कि जो सियासी एंगल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? देखिए आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जब तक वो रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगी, कोई तब्दीली इसके अंदर आने वाली नहीं है। मैंने कहा ना, ये तो खाली आपको थोड़ा सा क्रिकेट के अगर थोड़ा सा हटके अगर पॉलिटिकल एनालिसिस पे जाए तो आपको पता है कि कितनी स्टेट्स के अंदर इस वक्त इशू लगे हुए हैं, जहां पर एक बात होती है कि हमें फ्रीडम फाइट बेसिकली लगी हुई है कि हमें आजादी चाहिए आप लोगों से, जो मामला वहां चल रहे हैं। लेकिन जब क्रिकेट की अगर बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान को याद रखिएगा, डिप्लोमेसी आपको तगड़ी रखनी पड़ेगी आखिरी लेवल तक। जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, आपके उनके साथ डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखें जो एक ब्लैकमेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर कब्जा किया हुआ है। डी क्रिकेट की बात करें, हर जगह इनकी टीम है, तो ये कहीं ना कहीं बैकडोर पे आपको ब्लैकमेल करते हैं प्लेयर्स को कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, आपको पिक नहीं करेंगे अपने बोर्ड से। वो इन घटिया हरकतों पे भी बीसीसीआई ओवेस आ गया है। वी वुड हैव लाइक टू टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ये तो मसला चलता रहेगा, हम आपको दोबारा लेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन फाइनली इंडिया ने तो कह दिया हम नहीं आ रहे। अब पीसीबी के पास क्या ऑप्शन है? क्या अब हम बहुत शुक्रिया ओवेस साहब का। तो क्या अब हम इस मॉडल पे भारत के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करा लें, या फिर हम ये उनको बुलाएं और उनको अगर दुबई में खेलना है, दे कैन गो एंड प्ले इन दुबई। बाय द वे उनकी मीडिया से खबरें ये भी फैलाई जा रही हैं कि साउथ अफ्रीका भी शिफ्ट हो सकता है। तो पीसीबी के पास उनके हाथ में क्या है, अब आने वाले दिनों में देखना है। वो जो खत लिखा है उसका रिप्लाई कब आता है, ऑल आइज ऑन इट। लेकिन हमारे हाथ में अभी क्या है पता है? ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। कॉप 29 जारी है। कॉप 29 सरबरा इजलास पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। अहम दौरे में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। कॉप 29 इजलास में वज़ीर आज़म कई आलमी रहनुमाओं से भी मिले। आज़रबाईजान आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया। एब्सोल्युटली। तो कॉप 29 का जो आपने जिक्र किया है, बहुत सारे ममालिक, पूरी दुनिया का यहाँ पे जमघट्टा लगता है और उसके बाद वो ममालिक जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। वो ममालिक जो इन ममालिक की आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। मुबाहिसे मुकालमे होते हैं, आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते हैं और उसके बाद जैसे कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं उन ममालिक को कि जिन ममालिक को माहौलियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इस सब पे अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी और क्लाइमेट एक्सपर्ट आफिया सलाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। अब आफिया, आज से नहीं, ये वो ममालिक जो कि हम जैसे ममालिक जो सबसे ज़्यादा हिट हैं क्लाइमेट एडवर्सरी से, उनका हमेशा से मुतालबा है कि क्लाइमेट फ़ंड हो, उस क्लाइमेट फ़ंड को हमारे लिए रखा जाए, हम उसका इस्तेमाल करें और क्लाइमेट से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे हम नबरदाज न हो सकें। दूसरी जानिब दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि क्लाइमेट फ़ंड को रिलीज़ करने के किसी भी तौर पे हामी नज़र नहीं आते। और ये पहली बार ये बात नहीं हुई आफिया कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा और शहबाज शरीफ ने कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड है, इससे पहले भी जब फ्रांस में हुई, उससे पहले कोयोटो प्रोटोकॉल्स, हमारे सामने ये तमाम तर चीज़ें जब हुई हैं। इस बार थीम क्या लेके आ रहा है कॉप 29 और क्या तवक्कुआत रखें हम जैसे ममालिक इस बार के इजलास से? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह है, सहाफ़ी बरादरी से मेरा ताल्लुक है, तो एक्सपर्ट से ही ये आपकी हम्बलनेस है। प्लीज गो ऑन। थैंक यू। अच्छा देखिए, अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा पीएम ने, उन्होंने एक तरह से इनकैप्सुलेट किया है कि डिमांड तो बड़े अरसे से है। ये डिमांड की बात नहीं है कि ये हमारे जैसे ममालिक की तरफ से डिमांड की जा रही है। ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ है आलमी फोरम पे कि इसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को एक्नॉलेज किया है उन ममालिक ने भी जो कि हम जिनको कहते हैं कि परपेट्रेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं, जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं वो इतने गंभीर हो चुके में हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक ऐसी कोई यूनियन साजी के बाद ये अमल आया कि यूनियन ने डिमांड पेश की और आपके एम्प्लॉयर्स को मानना पड़ा। ये दुनिया भर में जो नेगोशिएशंस होती रही, जो बातचीत होती रही, उसके बाद यही कंसेंसस डेवलप हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासर हैं कुछ दूसरे ममालिक के एक्शन की वजह से, और उनको उससे बचाने के लिए, उसको उससे निकालने से के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है जो उनके पास है नहीं। तो दो चीज़ों के लिए वसाइल की ज़रूरत है। एक तो ये कि उन असरात को कम करने के लिए, अगर उनके यहाँ भी ज़ाहिर है इमिशंस जिस लेवल पे भी हो रही हैं उसको मज़ीद कट करने के लिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया NDCs का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, जो हम अच्छे ग्लोबल शहरी के तौर पे हमने सबमिट की हैं। वरना तो जो मुतासरा ममालिक हैं वो कह सकते थे कि भाई आप करें, हमारे तो हैं ही नहीं तो हम क्यों करें। लेकिन एक आलमी फ़ोरम है और आलमी फ़ोरम पे लोग अच्छे मतलब ममालिक अपने अच्छे शहरी होने का इसी तरह सबूत देते हैं कि वो कुछ कमिटमेंट्स करते हैं। तो वो कमिटमेंट्स मीट करने के लिए अब कंडीशनल कमिटमेंट्स दी गई हैं, जिसको रैशनलाइज एक तरह से किया गया है कि इतना तो हम अपने कोशिशों से कर लेंगे, इससे बियॉन्ड आप हमें वसाइल दीजिए, माली वसाइल हों चाहे तकनीकी वसाइल हों। और वो कहीं से वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। आपने भी कई उस तरह के फोरम जो इसके प्रीवियस कॉप्स हैं जहाँ पे इस तरह के फंड्स बने भी, आपकी ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटीज़ जो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना, आपकी अडेप्टेशन फंड की बात हुई, जितना प्लेज किया गया था वो कहीं नज़र नहीं आया और नज़र आ भी नहीं रहा। तो आपने इस कॉप के बारे में पूछा, इस कॉप के बारे में इसके आगाज़ से ही ये हो रहा था कि इस पे फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होगा। फाइनेंस की मैकेनिज्म जो हैं उसको फाइनलाइज करना होगा, किस तरह से दिया जाए। आफिया साहिबा, अगर बर वक्त इक़दाम ना हुए तो क्या नुकसान उठा सकता है पाकिस्तान? देखिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि ये तो ममालिक की असेंबली है ही नहीं, ये तो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स। हम ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना, हम लाइक माइंडेड कंट्रीज, इन तमाम ग्रुप्स का भी हिस्सा हैं।
तो इस पूरे खत्ते के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब जो हो रहे हैं वो मज़ीद इंटेंस हो जाएंगे। ये तो बहुत एक सामने की बात है। इसके लिए मुझे कोई आपको साइंटिफिक डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको लोग आराम से खुद भी सर्च करके इसको पा सकते हैं। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ना सिर्फ वो जो हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये ग्लेशियर्स जो हैं हमारे साफ पानी का ज़ख़ीरा हैं। इनके मेल्ट होने का मतलब है कि हम वो ज़ख़ीरा भी खो रहे हैं। फिर समंदरी तूफ़ानों की शिद्दत में भी और उनकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है। साहली पट्टी हमारी बहुत ज़्यादा इसकी जद में है। डेजर्टिफिकेशन हो रही है। हमारा मॉनसून शिफ्ट भी हो गया है, इंटेंस भी हो गया है। जिन इलाकों में बारिशें पहले नहीं होती थीं, अब वहाँ पे बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं हैं। और बारिशें उस इलाके में होने का मतलब ये है कि जिस इलाके में बारिशों की वजह से वहाँ के रोज़गार ज़िंदगी का दारोमदार था, जो हमारी ज़राअत का था, वो इम्पैक्ट हो रही है। तो हम एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं और हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी, हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है। और इसी तरह से दूसरे ममालिक जितने आपने बताए उसमें लाहौर का स्मॉग भी अगर आप ऐड कर लें तो फिर उस पर भी बात होगी। अच्छा, मैं दानिस्ता ऐड नहीं करूँगी उसको। ओके, देखिए, क्लाइमेट चेंज एक आलमी मसला है। मैं अपने मीडिया के साथियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मौका देते हैं मुझे बात करने का, लेकिन अब मुझे अपनी आवाज़ वो सुई अटकी हुई लगती है जो हम रिकॉर्ड पे होती है कि मैं वही बातें दोहरा रही हूँ। प्लीज गो ऑन। स्मॉग हमारा अपना उसमें है, क्लाइमेट चेंज की नेक्सस कहीं जाके आपको मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आपके वाटर कंटेंट, आपका जो शॉर्टर विंटर है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि इसके ऊपर पिछले 6-7 साल में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसमें वो ज़्यादा फैक्टर है जो हमारे अपने हाथ की मतलब हमारी हज़रत इंसान और पाकिस्तानियों की कारगुजारी है। तो हम उसको इससे डीलिंक करके देखें। ये आलमी मसला नहीं है कि हमें उसमें दुनिया को देखना है। ये एक रीजनल मसला है, और रीजनल भी हमारा एक ट्रांस बाउंड्री मसला है। ठीक और है। इसको हम खुद हल कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके रीजंस पता हैं। इसके वेहिकुलर एमिशंस, आपकी वेहिकुलर फिटनेस, इसमें दोनों चीज़ें हैं, फ्यूल की क्वालिटी और लैक देयर ऑफ जैसे कहा जाता है, और हमारी व्हीकल की फिटनेस की कोई कंप्लायंसेस नहीं है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा शेयर उसका है। उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस भी जो है, आपके कंप्लायंसेस का इशू है कि आपके लॉज हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, तो क्या आपकी इंडस्ट्रीज कंप्लाई कर रही हैं? अगर नहीं कर रही तो वहाँ पे आपके फिर वो कंप्लायंस का मसला है। अच्छा, तीसरा आपका इसी तरीके से आपके जो अदर फ्यूल बर्निंग है, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग भी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे जो डस्ट आपकी सस्पेंडेड होती है। फिर एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मुझे दूसरी जगहों पे जिक्र नहीं मिल रहा है, वो है वाटर वेपर। हमारी बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, बड़ी बड़े बराजेस हैं, लेक्स हैं, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जिससे जब बुखारात उड़ते हैं उसके ऊपर जाके आपके पोल्यूटेंट पार्टिकल्स बैठते हैं। ये जो ppm 2.5 है, वो किसी चीज़ के ऊपर फॉर्म होता चला जाता है ना, उसका साइज़ बढ़ता है, जो हमारे यहाँ जाके फिर हमारी सेहत को भी ख़राब करता है और आपकी विजिबिलिटी को भी ख़राब करता है। तो बिलियंस का लॉस होता है यहाँ पे। मोटरवे एक 2 दिन बंद हो जाए, आपकी 2-3 दिन फ्लाइट की डिस्ट्रप्शंस हो जाएं, तो ये तो हमारा पूरा सीज़न इस चीज़ पे है, जिससे बहुत डिस्ट्रप्शंस होती हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें, अच्छा होता क्या आ रहा है पिछले कई सालों से, और मुझे अफसोस ये है कि अब इस साल भी वही हो रहा है, जबकि अब तक बहुत डिफिनेटिव सा डेटा है कि किसान, चूंकि सड़कों पे जब आप जाते हैं तो आपको किसान की रेजिड्यू बर्निंग नजर आती है। अच्छा, फिर लोग वो चाचा गूगल के पास जाते हैं तो उनको इंडियन पंजाब में भी नजर आती है। तो ईजीएस्ट थिंग इज कि ब्लेम जो आपको नजर आ रहा है, आपने उधर ब्लेम डाल दिया, पहले वहां डाल दिया, दूसरे मुल्क पे डाल दिया, फिर अपने मुल्क के किसानों पे डाल दिया। आप पाई चार्ट पे नजर तो डालें, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। yes. और किसान कब से कह रहे हैं कि हम ये रेजिड्यू बर्निंग ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारे पास वसाइल हों उस हैवी मशीनरी के, जिससे रेजिड्यू निकाल के, बल्कि उससे आ सकते हैं, जो आपके वो रेजिड्यू निकालते हैं उसके वो बेल्स बना के सकते हैं, उसको आप बायोमास के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मसला ज़्यादा पंजाब में क्यों नज़र आता है? जस्ट क्विकली आई जस्ट वांट टू से, पंजाब में ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स नहीं हैं।
ठीक है आफिया, ये आपने बहुत जितने पॉइंट्स रेस किए हैं एब्सोल्युटली। और एक जानिब तो वो बहुत शुक्रिया आपका आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद थी। एक जानिब तो हमारे खुद की पैदा करदा वो मुश्किलात हैं जो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। बाय द वे 816 से विदिन 400 रेंजेस आ गए हैं AQI लाहौर में, यानी इसका मतलब इक़दाम किए जाएँ तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन फैसल इसके साथ साथ अभी रिपोर्ट यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसमें 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 11 लाख बच्चे जो हैं वो इस स्मोक से मुतासर हुए हैं। अब वी हैव टू डू अ सेगमेंट ऑन दैट, हम इस पर आगे चल के ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने COP29 की जो बात की, दुनिया ने जो वादा किया है तरक्की याफ्ता दुनिया ने, और इसी के साथ हम ब्रेक ले रहे हैं। तरक्की याफ्ता दुनिया ने हम जैसे मुल्कों से वादा किया है कि हम आपको $770 मिलियन देंगे ताकि आप अपने मॉल को ठीक कर लें। सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क को $30 बिलियन दरकार हैं 2022 के फ्लड्स के बाद, और 2030 तक $348 बिलियन दरकार होंगे सिर्फ पाकिस्तान को, जितना हम उनके कार्बन को अपने अंदर समो रहे हैं और अपने माहौलियात ख़राब कर रहे हैं। तो यह है दुनिया का वादा और यह है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट। इसी के साथ हम ब्रेक पे चल रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आपने वो जो पहला शॉट देखा वो बताते हुए भी तकलीफ़ हो रही है कि एक बेबी टर्टल था जो कि इस नेट में था और वो मर चुका। दिस इज़ अ बेबी टर्टल राइट नाउ, हम जो आपको दिखा रहे हैं एक बेबी टर्टल है। एंड इफ़ आई कैन, मैं अगर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं, इसमें और भी हैं तो बेबी टर्टल्स, ये अब आप देख सकते हैं कि ये वो बेबी टर्टल है। एंड इफ़ यू कैन रिमूव द CG, यस ये इसके आप देख सकते हैं इसके डॉर्सल फिन्स देख सकते हैं। दिस देयर यू गो, ये एक कछुए का बच्चा है। उसके बिल्कुल नीचे ये कॉरल्स हैं, ये वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं, ये दीज आर द कॉरल्स। और अब से कुछ महीने पहले हमने ये बात की थी, आपको बताया था कि चरना आइलैंड जो है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया है, यानी कि वहाँ पे सरगर्मियाँ बंद कर दी गई हैं। बाय द वे उसके बाद बड़े सवालात मुझे है कि आपने चरना पे किया तो क्यों बंद कर दिया। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से चरना और अस्तोला आइलैंड को सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया। बताएं कि ये रियल टर्टल्स हैं, जी जी जी, ये असली, एग्जैक्टली हमने खिलौने नहीं इसमें डाले हुए हैं। ये हम आपको अब जो मनाजिर दिखा रहे हैं, 6 महीने पहले ये कॉरल्स थे जो कि जिंदा थे बिल्कुल, और उसमें आप बायोडाइवर्सिटी देख रही हैं सोनिया, मछलियां कितने उससे तैर रही हैं, यानी कि ये इनका ये मस्कन भी है, ये रहते भी हैं इसी से, ये खाना भी यूनिवर्स है ना, ये वो खाना भी उसी से लेते हैं, कुछ उनका वही और ये जो आफ्टर वाली आप फुटेज देख रहे हैं ना, ये कॉरल्स मर चुके हैं। सेम 6 महीने पहले जिंदा थी ये हयातियात, और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी खत्म हो चुकी हैं। अब ये तमाम तर मामला है क्या, ये सब क्यों हो रहा है और ये हम बात क्यों कर रहे हैं, मतलब ये करना क्यों ज़रूरी, तो समंदर के अंदर होना, तो हमें इससे क्या नुकसान है, इसी पे आज हम सेगमेंट करने जा रहे हैं। और हमने गेस्ट को बुलाया शबीब असगर जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मरीन कंजर्वेशन के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के उन चंद स्कूबा डाइवर्स में से हैं जिनको मैं जानता हूँ। शबीब भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग। ये जो आपके पास इस वक्त एक पूरा स्ट्रक्चर है, मैं चाहूँगा हम इसी से आगाज़ करते हैं कि ये एक नेट है इसमें, और मुझे ऐसा बहुत से लोगों को देख के लगेगा कि शायद कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें, प्लीज़ इसीलिए मैंने कहा कि ये बताया जाए कि ये रियल है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस नाउ। अच्छा, ये नेट का जो पीस है ये मैंने वैसे तो शोर से उठाया। शोर के ऊपर ये एक टर्टल का जो नेस्टिंग ग्राउंड, यानी जो उसका जो पिट सा बना होता है, उसके ऊपर ये टर्टल का ये नेट पड़ा हुआ था। ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे नेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर ये जाल पड़े हुए थे, और उसके ऊपर जो वहाँ पे एट अ टाइम जो पहली दफ़ा में मुझे नज़र आया तो एक यानी मूवमेंट सी कुछ महसूस हुई थी, तो मैंने एक नेट पे देखा तो उसमें तकरीबन कोई 25 के करीब टर्टल्स, बेबी टर्टल्स, वो इंटेंगल्ड थे, जिंदा थे, जो कि उस वक्त निकले होंगे और वो उसके अंदर फंसे हुए थे। तो मैं और मेरी टीम ने वहाँ पे उस वक्त रेस्क्यू किया उनको, टर्टल्स को वहाँ से, और नेट से रिमूव किया, और फिर उनको समंदर की तरफ जाने दिया कि वो समंदर की तरफ चले जाएं। और इसका कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने उसको रिलीज़ कैसे करना है और सारी चीज़ें, तो उसी प्रोटोकॉल्स के तहत हमने उसको फिर रिलीज़ किया। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे जब मैंने जब एक चीज़ देख ली तो फिर मैंने बोला कि मैं आगे पीछे जाके देखूँ कि ये तो जाल हर नेस्टिंग उसके अंदर पड़े हुए, तो मैंने ऐसे करके जब रिमूव करने, तो मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे एक नेस्टिंग पॉइंट पे ये जाल था
जिसके अंदर ये 3 बच्चे जो हैं मरे हुए थे, यानी काफ़ी पुराने होंगे। और इसके अंदर एक ये बड़े साइज, जैसे आपने दिखाया ये कि ये बहुत बड़े साइज का एक कोरल है जो डेड है। और ये जो मछेरे होंगे वहाँ पे उन्होंने शिकार के दौरान, इवन ये भी एक कोरल है, सी फैन कहते हैं इसको। तो ये जो मछेरे हैं उन्होंने जाल डाला होगा, और जाल जब वो खींचते हैं तो उसके अंदर अमूमन ये होता है कि वो कोरल पे जाके फंसा है जाल, बिल्कुल। और जब उन्होंने खींचा तो वो कोरल टूट के साथ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी आगाही की कमी है लोगों के लिए, सबसे बड़ा मसला है आगाही का। उसमें ये होता है कि उनको नहीं पता ये है क्या, उनकी नज़र में ये है कि ये समंदर में एक फूल है या एक पत्थर है। हाँ, मैं चाहूँगा आप ज़रा लोगों को बताएं तो कोरल्स क्या हैं, ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। जो एक आम लोगों के लिए नहीं, पहली दफ़ा बंदा देखता है तो उसको लगता है कि ये बड़ा खूबसूरत सा कोई पौधा है, हाँ। या फूल सा है, कि कुछ फूल नुमा लगते हैं, exactly. और कुछ पत्थर नुमा लगते हैं कि ये पत्थर हैं ये, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली जानवर हैं। ये किसी को भी नहीं पता चलता कि ये जानवर हैं या ये पौधे या पत्थर हैं। तो ये जानवर हैं। अगर जैसे ये जो डेड स्केलेटन हमारे सामने है, इसके अंदर एक सिंगल बहुत सारे डॉट्स हैं। अगर थोड़ा सा हो गया तो मैं आपको दिखा सकूँ इसमें कि इसमें बहुत सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। यस यस यस। ये सिंगल पॉलिप्स, इनके इसी के अंदर जो होते हैं पॉलिप होता है, यानी इसमें इस एक सुराख में एक जानवर रहता है। ओके। तो यानी ये फिर कॉलोनी है, ये कॉलोनी है पूरी, छोटी सी कॉलोनी है कोरल की। एक पूरा कोरल बनता तब है जब डिफरेंट पॉलिप्स मिलकर एक कोरल की तश्कील देते हैं, फिर इसी तरह से ये कॉलोनी बनाते हैं, दैन ये कन्वर्ट होते हैं रीफ्स के अंदर, फिर इसको हम कहते हैं कि कोरल रीफ्स हैं। ठीक है। तो ये एक तो लोगों को आगाही की कमी होती है, तो वो जब ऊपर लाते हैं तो उसको नहीं पता कि इसकी अफादियत क्या है, ये एनवायरनमेंट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसका नहीं पता। तो वो क्या करते हैं कि इसको लाके उठाया, जाल समेत फेंक दिया, बाहर लाके फेंक दिया। वो जिंदा होता है उस टाइम पे, जिस टाइम इन्होंने निकाला होता है तो उस टाइम तो वो जिंदा होता है, और उन्होंने ऐसे ही उन्होंने उठा के लाके बाहर फेंक दिया। अगर इवन वो उसको दोबारा छोड़ दे तो सर्वाइवल के कुछ चांसेस हैं, नॉट 100%, लेकिन चांसेस होते हैं। भाई मैं देख रहा था कि इस पे मछलियां वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लोट करी थी। मुझे ज़रा देखने वालों को बताइए कि जो समुद्री हयातियात है उसके लिए कोरल कितना ज़रूरी है। दुनिया में जो आपकी जितनी भी समुद्री हयातियात है उसमें 25% हयात जो है वो इन कोरल्स पे रिलाई करती है। यानी कोरल्स को आप मरजान कहते हैं, और ये इस पे ये रिलाई करती है। अगर ये ना हो तो आपकी जो छोटी मछलियाँ ख़ास तौर पे वो नहीं होंगी। जब वो छोटी मछली नहीं होगी तो पीछे बड़ी मछली नहीं होगी जो आप कंज्यूम करें, आप खा रहे हैं। तो जो साइकिल है वो ओवरऑल डिस्टर्ब होती है इसके एक चीज़ के हटा देने से। तो अगर ये ख़त्म हो जाए, और इनके ऊपर जो मसाइल हैं वो सिर्फ ये नहीं कि ये जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं ये घोस्ट नेट, हम लोग इसको अपनी ज़बान में कह रहे होते हैं, भूत जाल के तौर पे, लेकिन ये सिर्फ इसका मसला नहीं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की जो दुनिया भर में बात हो रही है। तो इस वक्त जो कोरल ब्लीचिंग है, जैसे आपने अभी वीडियो दिखाई, मैं हमारे पानियों में क्यों हो रहा है ये? सिर्फ हमारे पानी में नहीं हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया में हुआ, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, पूरी दुनिया में हुआ। चरना में ये क्या सिर्फ चरना पे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में भी हुआ है। ये सिर्फ चरना पे नहीं हुआ, आप जहाँ भी जाएंगे कोरल्स ब्लीच हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हुआ है। व्हाट्स द उसका जो रीज़न जो है, मेन रीज़न वो है सी लेवल, सी टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो रहा है, सही है, दुनिया भर में ग्लोबली, और उसकी वजह से वही अगेन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। आपका एटमॉस्फेयर में भी वैसे ही आपका जो वेदर है, जिस तरह से हार्श वेदर आपने देखा इस दफ़ा पॉसिबल कि कुछ अरसे के बाद हमें मछलियाँ खाने को ही ना मिले अगर यही सारे हालात रहे तो? आपके सामने ये आप पहले जो मैं कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुबारक की कम्युनिटी है, अब्दुर्रहमान गोट पे कुछ हैं मछेरे हमारे दोस्त हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो पहले जब जाते थे तो 10-15 मिनट की बोट राइड करते थे, देन वो फिशिंग करते थे और आ जाते थे वापस शिकार। अब वो 2-2, 3-3 घंटे जाते हैं समंदर में गहराई में, तब भी उनको शिकार नहीं मिलता। अक्सर वो खाली हाथ वापस आ रहे होते हैं, इस वजह से कि उसके अंदर ये आपकी जो कोई रिवर्सल है, इसको कंजर्व करने की जरूरत है। मैंने देखा है वो ब्लॉक्स फेंक रहे होते हैं बाहर के ममालिक में। इज दैट किस चीज़ के ब्लॉक्स होते हैं? वो ब्लॉक्स फेंकते हैं उस पे ताकि दोबारा से ये बन सके ना। अच्छा। बेसिकली दुनिया में कोरल कंजर्वेशन पे काम हो रहा है, जिसपे कुछ आर्टिफिशियल डीप बिल्डिंग पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल, सही। लेकिन जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, मरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान, हम एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, ओशन क्वेस्ट ग्लोबल की मेथोडोलॉजी। डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला इसके फाउंडर हैं, मलेशियन हैं, और लास्ट टाइम जो पाइमेक हुई थी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, एक्सपो हुई थी नेवी की तरफ से, तो उसके अंदर वो एज एन नीमा ने उनको गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया था। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर यहाँ पढ़ा था, तो उन्होंने बेसिकली एक कैटलिस्ट इन्वेंट किया है
सो हम जो है ऑर्गेनिक कोरल प्रोपगेशन करते हैं। ओके, सही है। हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से बेसिकली हमारा मानना ये है कि एनीथिंग विच इंट्रोड्यूस इनटू द ओशन, सही है, जो भी चीज़ आपने बाहर से लाके समंदर में इंट्रोड्यूस की है तो वो समंदर का हिस्सा नहीं है। आप उसको कुदरती तौर पे आप उसके जो उसका एक साइड इफेक्ट लाजमी होगा जो आपको उस वक्त तो शायद नजर नहीं आएगा। आप इस पे ऑर्गेनिकली काम करें। शबीब भाई, सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, बट क्योंकि आप ने ये इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर, आई थिंक वील हैव टू टॉक मोर अबाउट इट इन कमिंग डेज। बट द थिंग इज, दूसरे जैसे किसानों के लिए हमारे यहाँ कैंपेन्स होती हैं टीवी में, ऐसी माहिरों के लिए भी होनी चाहिए। शबीब भाई, थैंक यू सो मच। एंड इफ आपकी इजाज़त से इफ आई कैन, तो ख़ातीन व हज़रात, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे और आपके सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो कॉरल्स हैं जो डेड हो जाते हैं और ये वो कछुए के बच्चे हैं जो कि नेट में आके ये मर जाते हैं। ये रहे वो कछुए के बच्चे, अगर आप प्रिसाइसली इसको देख सके तो। थैंक यू सो मच शबीब भाई। और इसके साथ हम ब्रेक ले रहे हैं इस दुआ के साथ कि ये पोल्यूशन को हम ब्रेक लगा सकें और इस तरीके की हम बात को बचा सकें। स्टे विद अस, और भी बहुत कुछ है शो में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से दिन गुजर रहा होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तानी ख़ातीन टैलेंट में किसी से पीछे नहीं है। एक टैलेंटेड खातून ये बराबर में बैठी हुई हैं और ये टैलेंट आपने देख लिया होगा। लेकिन चलिए, अब हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं मोटर स्पोर्ट्स की, देयर इज़ एन एड्रेनलिन रश, जीप रैलीज एंड ऑल। मर्द जो हैं हज़रात जहां अपनी महारत के जोर दिखा रहे हैं, वहीं पिछले कुछ अरसे से ख़ातीन रेसर्स जो हैं वो इस वक्त आगे आगे आती जा रही हैं। ख़वातीन रेसर्स ने भी अपनी महारत के जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भाई अभी हुई है नवी थल जीप रैली, वुमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मार लिया और दूसरी जानिब सैयदा रिदा ज़ैनब ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। नवी थल जो ये हब रैली है, ये इसके जो आखिरी रोज़ वाला एक था प्री पेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने मारूफ ड्राइवर नादर मक्सी को और साहबजादा सुल्तान को पीछे छोड़ दिया। फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ ही भाई मैदान मार लिया। जबरदस्त। हम क्योंकि खातीन कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो सैयदा रिदा ज़ैनब, उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और आज हमारे साथ वो हमारे शो में गेस्ट भी हैं। तो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस फॉर द पोजीशन एज वेल। मोटर स्पोर्ट्स एंड वुमेन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। हम पाकिस्तान की बात करें, आप कैसे आए इस स्पोर्ट में, कौन आपकी इंस्पिरेशन था? मुझे बेसिकली शौक तो बचपन से था स्पीड का। मैंने काफ़ी जल्दी ड्राइविंग सीख ली थी और रेसिंग की तरफ मैं आना चाह रही थी। आई थॉट व्हाई नॉट गेट इनटू अ प्रॉपर स्पोर्ट, इसको एक ट्रैक की तरफ लेके जाएं, एक सेफ तरीके की तरफ लेके जाएं। ओके। और रिता, अभी फ़िलहाल जो रैली हुई, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे टेरेन्स हैं, थल से लेके गवादर से लेके गडानी, मतलब कि कितना अच्छा टेरेन है। उसमें ग्रेवल भी है, सैंड भी है, रॉकी भी है, डेजर्ट भी है। इस ट्रैक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का ट्रैक था ये? बहुत कमाल था। एक स्मॉग का फैक्टर था जो शायद पहली दफ़ा हिस्ट्री में थल में इस तरह हुआ है कि इतनी स्मॉग थी कि विजिबिलिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन वो एक नेचुरल फैक्टर है। उसके अलावा थल का बहुत मज़े का ट्रैक है, बहुत चैलेंजिंग है, बड़ी खूबसूरत ट्रेन है, हर किस्म की ट्रेन है। उसके अलावा इस रैली को तैयार करने में TDCP की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, नुमान भाई का बहुत बड़ा हाथ था। ट्रेन तो चले है ही है, लेकिन उस जगह को रैली बनाना, उधर से ट्रैक गुजारना बहुत बड़ा काम है। इसमें TDCP का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, वैसे रिदा, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव एक शौक़ है या पैशन है, क्या ये आपका प्रोफेशन भी है या खाली पैशन है? और अगर खाली पैशन ये है तो फिर प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? नहीं, मैं इसको अब करियर वाइज ही परस्यू करना चाह रही हूँ। पहले तो पैशन था बिल्कुल, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अपना करियर बनाना चाह रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा रिदा, अब ये मुझे बताइए कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में शुरुआत में हम कुछ नाम सुनते थे जिनमें नादिर मक्सी ऑब्वियसली, और फिर साहबजादा सुल्तान की एंट्री। अब इतने ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि इतनी अच्छी बात यह है कि जब पाकिस्तान में इस तरह की रैलीज होती हैं तो उससे हमसाया ममालिक जो हैं वो भी आते हैं। ईरान के भी रेसर्स आए हुए होते हैं, बाकी दुनिया से। इस रेस में भी इंटरनेशनल रेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे।
इस रेस में मेरा नहीं ख्याल थे, लेकिन इससे पहले ईरान से आते रहे हैं। गवादर की रेस में काफ़ी ईरान के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अच्छा, वैसे और भी बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपसे इंस्पायर्ड होंगी और देख रही होंगी, तो थोड़ा सा बताएं कि इस तरह की रैलीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेशन मुमकिन है और क्या ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी चलाना ऑन रोड से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ी की वो ट्रैक्शन नहीं रहती, आपको गाड़ी को हर वक्त एक्टिवली कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस, उसके बाद आप अपनी एक प्रोजेक्ट कार बनाएं। वैसे तो स्टॉक कैटेगरी भी होती है जिसमें आपको गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं करना होता, आप जैसी भी फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है आप उसी को लाके रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड कैटेगरी की बात करें तो ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके लिए टाइम भी चाहिए होता है, इनके लिए एक अच्छी टीम चाहिए होती है। मेरी टीम बहुत सपोर्टिव, मैक्स स्टर्ट, उनकी काफ़ी हेल्प की वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ। और रिदा, वो मैंने बाकी सारे रैलीज़ का नाम लिया, अगर मैं सफरंगा का नाम नहीं लूँगा तो स्कर्दू के दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। वो भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमारा ट्रैक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा देखने वालों को बताएं कि जब आप रेस कर रहे होते हैं, आपके बराबर में भी एक खातून या फिर मर्द बैठे होते हैं, वो कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं वो रेसर को? वो बेसिकली नेविगेटर होते हैं हमारे। हम लोग तो गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन वो हमें बता रहे होते हैं कि अगला टर्न किधर से कब है, कैसे है, कितने डिस्टेंस बाद, कितना डिस्टेंस स्ट्रेट पैच है, उसके कितने डिस्टेंस बाद आपने टर्न करना है। बेसिकली वो हमें एक तरह से चला रहे होते हैं, गाइड क्योंकि कर रहे हमारा तो होते हैं फोकस है। और वो कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ राइट फ्रॉम द डाकार रैली एंड ऑल कि उसमें उनके पास मैप होता है। अब कितना मुश्किल होता है कि रियल टाइम में, और आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उस स्पीड को मैनेज करते हुए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं? इज़ इट जस्ट यू गो एंड रेस रेस रेस, या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, बेसिकली देखें, अब यहाँ पर वैसे आप कोई भी, आपको कोई ऑफ रोड, शुरू तो आप इस तरह करें कि आपको कोई भी ऑफ रोड ट्रेन मिल जाए, आप वहाँ पर गाड़ी लेके जाएं, आप उसको चलाने की पहले प्रैक्टिस करें, आप देखें कि गाड़ी का बिहेवियर चेंज कैसे होता है ऑफ रोड। उसके बाद अब तो वर्चुअल इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सिम रेसिंग होती है सिमुलेटर पे। मैं खुद सिमुलेटर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। उसको कनेक्ट कर लें आप अपने पीसी के साथ, और उस पे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है वो हम रेस से 1 से 2 दिन पहले चले जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाके रेकी कहते हैं उसको, उस जगह की, उस ट्रैक की रेकी करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि अच्छा ये ट्रैक इस तरह का है, हमने यहाँ पे इस जगह से इतना तेज़ गुजरना है। नोट्स बनाते हैं साथ में, जो हमारा नेविगेटर होता है, जिस तरह आप पूछ रहे थे साथ में, वो साथ बैठ के नोट्स बनाते हैं। अभी वीडियोस चल रही हैं साथ में विंडो में, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। क्या स्पीड होती है, क्या रेस होती है उस वक्त? इट डिपेंड्स बिटवीन 80 टू 110 120। जो ए प्रिपेयर्ड के ड्राइवर्स होते हैं वो तो कई कई जगह 160 170 भी मारते हैं ऑफ रोड। हाँ, तो और हाँ जी, और रिदा, अब अगेन मैं इसमें जो स्वात में होने वाली स्नो जीप रैली का जिक्र न करूँ तो स्वात वाले भी नाराज़ हो जाएंगे। इतना कुछ, इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, इतना ज़्यादा टैलेंट है, इंक्लूडिंग द मोटर बाइक रैली एज वेल, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। रिदा, इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करने में पाकिस्तान को, हमारे रेसर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इंटरनेशनली हम कहाँ स्टैंड करते हैं उनके लेवल्स को मीट करने के लिए या फिर बीट करने के लिए? ड्राइवर्स तो हमारे पास एक से एक हैं। अब ए प्रो में भी, वुमेन्स में भी, हर कैटेगरी में एक से एक अच्छा ड्राइवर इमर्ज कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास स्किल की कोई कमी है, लेकिन इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा खुद ज़ाती तौर पे दिल था कि मैं ईरान में पार्टिसिपेट करना शुरू करूं, ईरान में जो रैलीज़ होती हैं उधर जाना शुरू करूं, टेक अ स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन टेक इट अप फ्रॉम देयर। लेकिन स्पॉन्सर्स, अभी यहाँ पर भी रह के, पाकिस्तान में भी रह के रैली करने के लिए स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपने से लेकर वहाँ पर जाके रहना, कैंपिंग करना, फिर उसके ऊपर फ्यूल की जो कॉस्ट होती है, इट ऑल एड्स अप। इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, और स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर आपने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना है।
इंटरनेशनली आप देखें जितनी भी रैलीज होती है ना, जितने भी ड्राइवर्स हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय वेरी बिग कंपनीज, चाहे वो डाकार हो जाए, बाहा हो जाए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो आप देखेंगे ना, मेजॉरिटी जो रेसर्स होते हैं, बड़े कम होते हैं जो प्राइवेटियर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड होते हैं। इट्स अ बिट ईजियर फॉर दैम। इधर अभी वो चीज़ नहीं है। आई फील लाइक द गवर्नमेंट शुड डू अ बिट बेटर एंड बिग कंपनीज शुड कम फॉरवर्ड और यू नो सपोर्ट दिस स्किल, सपोर्ट दिस ड्राइवर। काफ़ी लोग इस वजह से भी, लड़कियां भी शायद इसी वजह से बैठी हैं, बिकॉज दे माइट हैव द स्किल, ऑफ कोर्स उसको पॉलिश करने में भी टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, सपोर्ट नहीं है उस तरह से अभी तक मोटर स्पोर्ट्स में। थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ी कमाल की बातें की। मैंने तो बस थ्रू विंडो पे देख रही थी हमारी कि किस कदर ज़बरदस्त किस्म से रेस यूं जा रही है। मेरा आधा ध्यान वहाँ पे था, लेकिन खैर चलें, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात की कुछ हमने खेल के मैदान से, फिर हमने आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बताया, फिर हमने आपको मरीन लाइफ के भी हवाले से बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ फिटनेस के हवाले से। दुनिया भर में फ़िटनेस के हुसूल के लिए लोग नए नए जतन कर रहे हैं। कराची में भी कई इलाकों में फ़िटनेस के हुसूल के लिए डिफरेंट बूट कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर फ़ौजी जो है ना वो मशकों के साथ नौजवानों को फिटनेस ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। ऐसे में एक बूट कैंप हमने भी विजिट किया। हमने विजिट किया। हाँ। हमने बिहारी वाला और फिर वहाँ क्या हुआ, चले दिखाते हैं आपको। एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने जंग देखी है, और वो भी एक्सरसाइज की? नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे कराची में होता है एक अनोखा मुकाबला नहीं, पूरी जंग होती है। ये जंग है फिटनेस की। हम बैटल करने जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ हैं? Yes! क्या आप मेरे साथ हैं? Yes! क्या आप मेरे साथ हैं? Yes! Yes! कराची की 4 लोकेशन से फिटनेस फ्रीक्स होते हैं जमा इस बैटल ग्राउंड में, जहां पहले राउंड में ही अच्छों को लग पता जाता है। हमारा एब्सोल्यूट सुपर अल्फा गेम्स हो रहा है, जिसमें हमारी तीनों लोकेशंस जौहर, एफबी एरिया, हैदराबाद आपस में compete कर रही हैं। इट्स अ बैटल ऑफ द बेस्ट, हायर इंटेंसिटी, हाई एल्टीट्यूड, एब्सोल्यूट हाई वोल्टेज चल रहा है यहाँ पे भैया। मोर देन 70 पार्टिसिपेंट्स है, जो यहाँ बिल्कुल डू एंड डाई वाला माहौल होता है ना, मतलब 36 का आंकड़ा हुआ है, आके या तो आर करना है, पार करना है। आज यहाँ पे बेसिकली फिटनेस की जंग है। लोग अपनी जान मार देंगे, हैमर चलाएंगे, रोप चलाएंगे। इसके बाद होता है क्वार्टर फाइनल। जिसकी हिम्मत टूटी उसकी ट्रेन छूटी। उसके बाद सेमीफाइनल और आखिर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं आमने सामने। लेकिन ये सिर्फ जंग नहीं, एक लाइफस्टाइल है। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट तब्दीली जो खुद में महसूस की वो यही थी कि मैं अब जैसे जैसे अपने फिटनेस के गोल की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो रहा था। मेरी ऑफिस के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही थी। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ होते हैं तो आपको अब टाइम नहीं मिलता, आप इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी ऑफिस लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बट अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बट नाउ उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपने लिए एक वक्त निकालना है, 1 घंटा निकालना है, 1.5 घंटा, वॉट जो भी आपके पास टाइम बचता है, आपको टाइम निकाला है। वो कहते हैं ना, तंदुरुस्ती 1000 नेमत, इसलिए फिट रहें, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। Absolutely, it was amazing, absolute madness, you know। जब आप कोई चीज़ एंजॉय करके, आपने देखा सोनिया, एक तो होता है ना वर्कआउट का यार हो नहीं रहा हमसे, बट जब आप उसमें यू नो इट बेटर कि जब आप उसमें एंजॉयमेंट का एलिमेंट डालते हैं, यू नो म्यूजिक का तड़का लगाते हैं, तो कलेक्टिवली यू नो वो जो एक ग्रुप परफॉर्मेंस होती है ना, वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बंदा एक दूसरे की एनर्जी से वो पावर लेता है। या तो वो अगले को देख के कहता है कि अब मैं कर दूंगा, या फिर अगला अब मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर होता है कि यार अगला कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बाय द वे, कहते आपको ज़रूरत शायद इस चीज़ की नहीं है कि हर बार आप इस सेशन में जाएं, उस सेशन में जाएं। अपने लिए पूरे दिन का 1 घंटा निकाल लें, और अगर आप अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर क्या ही फ़ायदा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ मज़ीद स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और अगला सेगमेंट के आगाज़ से पहले एक बार फिर मैं एक शायर से माजरत के साथ एक शेर पढ़ना मैं चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, इरशाद वो है नहीं लेकिन नहीं लेकिन भाई शेर ये है हालात हाजरा के मुताबिक कि मेरा हर लम्हा जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। वाह वाह। मेरा हर लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये दुनिया का हो मसला ना हो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और अब जैसे चला भी रहे थे ना VPN, अब वो भी नहीं चल रहा है। क्यों जी? क्योंकि हुकूमत ने VPN के लिए सख्त ज़वाबित मुतारिफ करवाने का कर लिया है फैसला। PTA ने कमर्शियल सार्फिन पर जोर दिया है कि वो अपने VPNs को रजिस्टर कराएं और अपने IP एड्रेसेस को वाइट लिस्ट करें। तो क्या अब तक सब कुछ ब्लैक लिस्ट था? और ये VPN, इसकी बंदिश, अब लोग कह रहे हैं कि अब कर लो ट्विटर इस्तेमाल, अब तो VPN भी गया। तो पाकिस्तान के VPN के इस्तेमाल में बहुत इजाफा हुआ और उसके बाद हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि कभी इंटरनेट चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है। इसी सब पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसवुमन और IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा। कंवल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा पहला सवाल ही यही है कि इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में वाइट लिस्ट, अब तक तो हम ये फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी सुनते थे, ये VPN को वाइट लिस्ट कराना, उसकी IP को वाइट लिस्ट कराना, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जो वेबसाइट्स होती हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, आप इसलिए ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि उनके IP एड्रेसेस वेल नोन होते हैं, तो इसलिए उनको आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। VPN जो है उसमें IP एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, कोई वेल नोन नहीं होते, तो इसलिए उनको ब्लॉक करना स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान नहीं होता। तो जब रजिस्टर्ड ब्लॉक कैसे होते हैं VPNs के, अगर आपको पता चले कि कोई VPN ट्रैफिक है, वो इस तरह पता चलता है कि जो ट्रैफिक इंक्रिप्टेड होती है एक ही सर्वर पे जारी होती है कॉन्स्टेंटली, और ISPs नहीं देख सकते उसका कंटेंट, तो फिर जो है वो इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मली पता चल जाता है कि ये VPN ट्रैफिक है। तो उस केस में ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो VPNs हैं उसका कोई स्टैटिक IP एड्रेस दें और उसको रजिस्टर करें। तो ये यानी कंवल, इसको इन शॉर्ट अगर कह लें, हुकूमत अब VPN को भी कंट्रोल करेगी। जी, सिर्फ रजिस्टर्ड VPNs इस्तेमाल हो सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कंवल? अच्छा, VPN मतलब कि हम कब बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, हम डार्क वेब की तरफ नहीं जा रहे, बट क्यों ज़रूरत पेश आई हमें यहाँ पे? और आप देख सकते, आप भी एक्सपीरियंस कर रही होंगी कि पिछले दिनों में कितने ज़्यादा इंटरनेट के इश्यूज़ हुए हैं पाकिस्तान में। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, यही है इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? देखिए, VPN की जो ट्रैफिक होती है, VPN लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक तो उनका आइडेंटिटी मास्क हो जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, एग्जैक्ट IP एड्रेस कहाँ से जनरेट हो रही है। दूसरा ये कि वो ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाती है, इंटरनेट पे जाते हुए वो ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल प्राइवेट हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। तो कोई ISP, कोई फायरवॉल, कोई DPI उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। अच्छा, अब इसके जो पाकिस्तान में तो जिसलिए VPN इस्तेमाल हो रहा था ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है या कुछ जेन्युइनली अलाउड नहीं है, उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये पिछले दिनों हमने देखा कि जो इंटरनेट की कुछ बंदिश चल रही थी, जब लोग VPN लगाते थे तो वो इंटरनेट एग्जैक्टली, सॉरी टू कट यू है, मैं अभी यही वाली बात करने वाली थी, आपने शुरू किया तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। आपने कहा ना कि VPN इसलिए यूज़ किया जाता है कि जी मास्क हो जाती है आपकी आइडेंटिटी, तो इतनी सारी ऐसी वेबसाइट्स या इतनी सारी ऐसी एप्लीकेशंस जिनका इस्तेमाल पॉलिटिकली भी हो रहा था, जब वहाँ तक एक्सेस नहीं दिया गया और बैन कर दिया गया, तो ऑब्वियसली सारी आवाम ने VPN लगाकर ट्रैफिक जो है वो खुद ही, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो मास्क होना चाहते थे, मतलब इसलिए कर रहे थे कि उनको एक्सेस ही नहीं हासिल हो रहा था। तो फिर एक्सेस आप लोगों ने ख़त्म ही क्यों किया कि फिर VPNs का इस्तेमाल करना पड़ा? VPN का दूसरा इस्तेमाल ये होता है कि क्योंकि वो किसी सर्वर से जो आपके मुल्क के बाहर है वहाँ से जाके इंटरनेट को एक्सेस कर रहा होता है, तो इस वजह से जो आपके कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी आपने वेबसाइट जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उसको बाईपास कर देता है। हमने और मुल्कों में भी देखा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुबई में, चाइना ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉक की होती है, वहाँ पे भी लोग VPN यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली मैं चाइना गई थी तो वहाँ पे VPN के साथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, ना फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है, कोई यूट्यूब भी नहीं चलता, तो VPN के थ्रू हम लोग यूज़ कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें एक जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने कहा कि देखिए ब्लॉक क्यों किया है, वो उस पर तो मैं नहीं जाती, वो पॉलिटिकल, मैं अगर टेक्निकल साइड पे रहूँ
तो उस केस में भी अब आपको अपना VPN रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब रजिस्टर करना पड़ेगा तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी VPN इस्तेमाल बिल्कुल लेजिटिमेट होता है। वो किस तरह होता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, हो सकता है वो कंपनी बाहर हो, रिमोट वर्क करो, फ्रीलांसर हो, तो वो कंपनीज जो है वो अपना डेटा इंटरनेट के ऊपर प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाने देती, वो VPN यूज़ करती है। उनका कोई अपना प्राइवेट VPN होता है जिसके थ्रू वो आपको देते हैं और उसी को लगा के आप उनका काम कर सकते हैं। काइंड ऑफ उनका ताला होता है, वो चाहते हैं कि आप उनके नेटवर्क के अंदर रह के काम करें, आप इंटरनेट पे उनका ओपन काम नज़र ना आए उनकी कंपनी का। तो अब मसला ये होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में काम नहीं देती कि वो पाकिस्तान में अपना VPN रजिस्टर कराएं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो अभी जो IT एक्सपोर्ट्स हो रही हैं या फ्रीलांसिंग हो रही है, उसमें बहरहाल एक फ्रिक्शन आएगी, उसके अंदर एक खलल ज़रूर पैदा होगा, जिसको हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं वो मुतासिर होगा। जो मगर अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो हम कहते हैं साइबर क्राइम है, और बहुत सारी जो लोग VPN के पीछे छुप के बहुत सारी मिलिशियस चीज़ें कर सकते थे, वो अब नहीं इतनी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकेंगे। तो अगर वो किसी को बुली कर रहे हैं ऑनलाइन, किसी को हरास कर रहे हैं, किसी को कोई और किसी किस्म का अटैक कर रहे हैं, जो कि हमने देखा था कि भी पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये स्पूफिंग अटैक्स, मैलवेयर अटैक्स, साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको कैच करना, उसको रेप्रीमेंट करना इस कदम की वजह से बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी अच्छा, सिंस यू आर योरसेल्फ अ बिजनेस वुमन कंवल साहिबा, तो आपकी नज़र में पिछले दिनों में जो हुआ फाइवर के साथ जो पाकिस्तान में हुआ और उसने गालबन डीलिस्ट किया, आई डोंट नो, वो आप बेहतर बता सकती हैं। ये तो चले ठीक है कि जो इक़दामात हम कर रहे हैं, वाइट लिस्टिंग एंड ऑल, बट डू यू थिंक अगेन कि ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा हैं, हमने अभी इस वक्त अपना फोकस रखा हुआ है कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें। सो क्या आज का नौजवान उसको हमारी हुकूमत ये बता सकती है कि जी आफ्टर ऑल दिस रेगुलेशन आपके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके लिए ऑनलाइन काम करना, आपके लिए वो तमाम तर चीज़ें दोबारा करना आसान हो जाएगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, या पाकिस्तान में जो जॉब्स आती हैं वो बहुत छोटी जॉब्स होती हैं, उसकी वजह से कोई अब्रॉड जो कंपनीज हैं वो अपने VPNs रजिस्टर नहीं कराएंगी यहाँ पे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज़। तो इसलिए ये कदम जो है, दिस इज़ नॉट, इन माय ओपिनियन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द IT एक्सपोर्ट इनकम ऑफ पाकिस्तान, और इट्स गोइंग टू severely limit that। अलबत्ता जहाँ से अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ चीज़ें ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी, साइबर क्राइम पे काबू पाया जा सकेगा। जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात होती है, जो ये बात होती है साइबर जहाँ पे लोगों की डिफरेंट लोगों को हरास किया जाता है ऑनलाइन, या हमने इस तरह के भी रिसेंट इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे किसी ने किसी की तस्वीरें लगा दी, इस तरह कर दिया, वो कर दिया, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा। और कंवल साहिबा, नाउ द थिंग इज़ कि जैसे आप मिसाल दे रही थी चाइना की, थोड़ा सा बताइएगा कि दुनिया में और कहीं पे किसी मुल्क में ये प्रैक्टिस अपनाई गई है कि VPN को वाइट लिस्ट करने वो जा रहे हैं, या फिर दुनिया भर में साइबर बुलिंग से लेके डिजिटल दहशतगर्दी तक उनको काउंटर करने के क्या मेजर्स होते हैं, और हम इस पे ही काम कर रहे हैं VPN वाइट लिस्टिंग पे? देखिए, बहुत सारे मुल्कों में, चाइना में तो ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, मगर चाइना इज़ व्यूड एज, चाइना इज़ अ मच बिगर इकोनॉमी देन आवर्स। उन्होंने हर चीज़ अपनी बनाई हुई है, उनकी हर टेक्नोलॉजी अपनी है, तो उनके इकोनॉमी में इस टाइप के कदम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह और भी कंट्रीज़ हैं, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉलो होती है रजिस्टर्ड VPNs वाली, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो और मुल्कों में ये प्रैक्टिस ज़रूर अपनाई जा रही है। अलबत्ता हमें देखना है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। क्या हम प्रायोरिटाइज़, देखें अभी इस वक्त मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहती, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूँ तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
हमारी पॉपुलेशन इतनी यंग है, हमें हमारी फ्रीलांसिंग इनकम बहुत ज़्यादा है, हमारे रिमोट वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हमें यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के बाहर से काम मिलता है, वो सेवेरली इससे मुतासर होगा। तो ये कदम जो है ये आईटी एक्सपोर्ट इनकम के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत I can understand your pain as well, और वो आपका पेन बहुत सारे पाकिस्तानियों का पेन है। कंवल साहिबा, फ़र्ज़ कीजिए अगर आपसे पूछा जाए, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आज ये तमाम तरह जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको एक साइड पर रख के चलें, ठीक है, इसके लिए आप VPN जो आपने यूज़ करना है, इज़ देयर एनी अदर गेट वे ऑफ इंटरनेट जो आप सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस को दे दें और उनको आप स्मूथली कहें कि आप रन करें, और इन दोनों चीज़ों को हम मुख्तलिफ कर सकते हैं? ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि देखें जहाँ से आपकी मतलब ये एक बहुत आपको उसको एक चैनल के थ्रू गुजारना पड़ेगा, आपको अपना किसी टाइप का VPN देना है। टेक्निकली ये जो आपने सोल्यूशन बताया है बहुत आसान नहीं है। ओके, तो चलिए अल्लाह करे कि ये चीज़ आसान बने। कंवल चीमा साहब, सो मच फॉर योर टाइम। और अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि आज कौन सा अहम दिन है और उस पर हमें क्या करना चाहिए। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आज है 13 नवंबर और आज पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में इसका रुझान तो नहीं है, लेकिन ये दिन मनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि ज़रा मेहरबानी का जो जज्बा है ना आई डिसएग्री टू दैट, होना चाहिए। आई डिसएग्री टू दैट। हमारे यहाँ पिछले सालों में दीवार मेहरबानी बनाया गया, लोग हैं हमारे अभी अच्छे हैं। नहीं, दिन का जरा वो चले, हाँ, तो हम मना लेते हैं ना, आप बना, हम प्रोग्राम के बाद ये केक मंगा रही हैं, उस पर हम वर्ल्ड काइंडनेस डे लिख के उसको काटेंगे बिल्कुल। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं इस पे। मोटिवेशनल स्पीकर उमर जलियावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और वर्ल्ड काइंडनेस डे, और हम हमेशा अपने आप को नेगेटिव पोर्ट्रेट तो करते हैं, बट हमारी यूथ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, और उसकी एक मिसाल हमने देखी कि हमारी यूथ उठी और उसने जगह जगह पे दीवारें मेहरबानी बनाना शुरू की। ऑब्वियसली उन्होंने भी ये बाहर ममालिक से बोरो किया इसको, बट वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस मेजर उमर? जी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बड़ा कंफ्यूज करती हैं, हमें लैक ऑफ काइंडनेस नज़र आती है पब्लिक स्पेसेस पे, लोग कतारों का ख्याल नहीं रखते, कुछ सीनियर लोग जो हमारे दरमियान खड़े रह जाते हैं, जवान लोग आगे बढ़ जाते हैं, ख़वातीन को चैलेंजेस फेस होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तसव्वुर करें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप ममालिक में शुमार किया जाता है जब बारी आती है फिलैंथ्रोपी की, यानी लोग कितना पैसा आगे देते हैं। हमारे मुल्क में सड़कों के ऊपर आपको दस्तरख्वान नज़र आएंगे, 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, लेकिन भूखे कम लोग सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काइंडनेस नहीं है, इनफैक्ट हमारे दीन से बहुत ज़्यादा काइंडनेस हमारे अंदर आती है। हदीस में जैसे है कि हम में से जो काइंड नहीं है वो ईमान वाला नहीं है, काइंडनेस की कमी ईमान की कमी को जाहिर करती है। तो ऐसा नहीं है कि काइंडनेस नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान जनरली बहुत लविंग मुल्क है, अपने दरवाजे खोलता है, हॉस्पिटैलिटी दिखाता है, अजनबियों का ख्याल रखता है, बाहर से आए हुओं को ख़ास ट्रीटमेंट देता है। तो ये तमाम जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे काइंडनेस नज़र आती है। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ जगहों पे हमारी बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, और शायद हमें खुद वो रवैया नहीं मिला तो हम वो समझ नहीं पाते वहाँ पे देना, तो चैलेंजेस भी हैं। नहीं, अगर चले हमें वो खुद नहीं मिला और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है तो हम इतने कड़वे तो नहीं रह सकते ना। हम ऐसे कैसे बदलें अपने आप को या अपने ऐसे किसी करीबी को जो थोड़ा सा कड़वा हो गया? जी, एक तो देखें, खुद कड़वा होने वाले के साथ आप भी अगर कड़वे हो जाएं, कभी कभी ये भी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। कहते हैं ना कि अपनी मेडिसिन का जायका आपने चखा दिया सामने वाले को। लेकिन काइंडनेस एक सुप्रीम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। आप एक शख्स की बात कर रही हैं, मैं एक निज़ाम की बात करता हूँ, मैं एक ऐसी कुव्वत की बात करता हूँ जो कि माजी में कौमों ने फेस की, आज फ़लस्तीन वाले फेस कर रहे हैं। ऐसे लम्हात में काइंडनेस दिखाना फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सामने वाले का दिल पिघला देता है। और आप जानती हैं इस्लामी तारीख से ये कितना खूबसूरत हथियार रहा अल्लाह के भेजे हुए अल्लाह के ख़ास लोगों का, उनके इर्द गिर्द के सहाबा का, कि उनके मिजाज ने उन लोगों के साथ जिन्होंने ज़्यादतियाँ की, उसने जिसने अल्लाह के नबी की चाचा के कलेजे को खाया,
उसको माफ करना, वो पड़ोसी, इस तरह की कितनी मिसालें हैं। और वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट फतह मक्का के वक्त के आम माफी का ऐलान, तो यही तो वो रवैया था, यही तो वो काइंडनेस थी जिसने दिल जीत लिए और जिसने इस्लाम को एक आलमगीर दीन के तौर पे सामने लेकर आया। सो उस शख्स को डेफिनेटली आपके घर में आप जहाँ फेस करते हैं सख्त बॉस के साथ, हर वक्त लड़ाई काम नहीं करती, इनफैक्ट वो आपको मसले में डाल सकती है, आपकी जान को। लेकिन वहाँ पे आपका नरम होना, सामने वाले को इंसान तस्वुर करना, आपके अंदर एक खास कुव्वत लेकर आता है और सामने वाले को बड़ा आपको मुख्तलिफ निगाह से देखने का मौका देता है, मैं इसको ऐसे कहूँगा। और उमैर, एक माशरा समझा जाता है अपनी काइंडनेस की वजह से। हम इंसान टू इंसान बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जानवरों का, हम देखते हैं आए दिन कभी किसी किसी गधे के साथ उसकी दुम रप्चर कर दी, ऊँटनी का पैर काट दिया। ये भी एक माशरे की तरफ हमें मबजूल कराता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और वो भी एक लिविंग क्रीचर है, उसकी तरफ भी उतना ही ज़्यादा काइंड होने की ज़रूरत है जितना इंसान को इंसान की तरफ होने की। जी, मैं बचपन में जब जानवर लेकर आते थे ईद के मौके पे, तो गधा गाड़ी पे लेकर आते थे। तो गधा गाड़ी पे जहाँ बेल्ट लगा हुआ होता था गधे को बांधने का, तो वो बेल्ट ब्रूज कर देता था। तो वो जहाँ पे ब्रूज होता था ना, वो वहां पे उंगली लगाते थे तो गधा तेज भागता था। तो सोशल मीडिया के दौर में ये अवामी हो जाता है, वरना ये सड़क हमने देखा है बचपन से। कुत्ता हमारे लिए नापाक जानवर ऐसा तस्वुर में बैठ गया कि हमने सड़क पे उनको ख्वार कर दिया, हम मारते हैं। लेकिन साथ साथ हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एनिमल शेल्टर्स जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने क्लिफ्टन पे ऐसी बच्चियों को देखा जो कि आम सड़क वाले जानवरों का ख्याल रखती हैं, मरहम पट्टियाँ करते हैं लोग। तो ये दोनों तरफ नज़र आता है। और जैसे मैंने कहा कि देखें, आपको जो मिलता है आप वही आगे देने के अहल होते हैं। और हमारे मुल्क में इंसानों को इंसानों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो हम जानवरों को तो डेफिनेटली हमारे तस्वुर में जो जानवर लफ्ज़ है ना, हम वैसा ही ट्रीटमेंट उनको ऑफर करते हैं मैनी टाइम्स। आप बिल्कुल ये बात दिमाग से ना निकालें कि इस मुल्क में तालीम की कमी है, ज़्यादातर लोगों के तजुर्बात अच्छे नहीं हैं, बड़े होते हुए उनके इर्द गिर्द हालात अच्छे नहीं हैं, तो जो देखते हैं वैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप तालीम वालों की बात करेंगे, आप उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ने नवाज दिया, जो बेहतर मुकाम रखते हैं, उनसे आप ये रवैये कम देखेंगे। आप देखेंगे कि उन्हीं के दरवाजे खुले हुए हैं, उन्हीं के बटवे खुले हुए हैं, उन्हीं का ये बहुत सारों का मिजाज है, जिसकी वजह से ये मुल्क बेशुमारी के बावजूद चलता रहता है और मुस्कुराता रहता है। एब्सोल्युटली, और थैंक यू सो मच। और इसी मैसेज के साथ हमारे पास जस्ट 30 सेकंड से टू रैप द थिंग्स। करोगे मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेहरबानी कीजिए, बी काइंड टू योर नेबर्स, बी काइंड टू योर किड्स, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू द कैट एंड डॉग दैट इज। आपके आज से शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। वर्ल्ड मेहरबानी डे पे केक मंगवा दी थोड़ी देर में ही, बस अभी हाजिर हो जाता है केक। पूरी टीम आया जल्दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।